सो सभी को गुड मॉर्निंग, जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग. सो इन द लास्ट सेशन वी हैव कवर न्यू क्लासिकल पीरियड from restoration period to age of transitional period. In this session we are going to cover a romantic period. Romantic period from 1798 to 1837. ओके, याद रखना. कहते हैं रोमांटिक पीरियड कौन सा है सर? रोमांटिक पीरियड वॉज 1798 टू 1837. यहां पर कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंपोर्टेंट है, आइए सबसे पहले समझते हैं. रोमांटिक पीरियड एग्जैक्टली में इट इज नॉट अ पीरियड, इट वॉज द रिवाइवल एंड कह सकते हैं रिवॉल्ट. एक रिवाइवल था और एक रिवॉल्ट था. रिवाइवल एंड रिवॉल्ट का मतलब है क्या? बिफोर रोमांटिक पीरियड, द राइटिंग वॉज बेस्ड ऑन अर्बन लाइफ, लंदन लाइफ. ओके, लंदन की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, एसेज लिखे जा रहे हैं, फैक्चुअल फैक्ट्स लिखे जा रहे हैं, पॉलिटिकल सटायर लिखे जा रहे हैं. ओके, सो द राइटिंग वाज बेस्ड ऑन सटायर, अर्बन लाइफ, मिडिल एंड हाई क्लास सोसाइटीज. ओके, एंड द ट्रेंड ऑफ लंदन, इस टाइप की राइटिंग लिखी जा रही थी. नाउ इन दिस एरा राइटिंग इज गोइंग टू चेंज. राइटिंग जो है वो बदलने जा रही है. राइटिंग होने वाली है अर्बन से रूरल. ओके, जो यहां पर हाई क्लास कल्चर है, यहां पर हम लो क्लास जो कि रस्टिक पीपल हैं, आम जनता है, किसान है, हम उनके ऊपर राइटिंग करने वाले हैं. अभी हम पब्लिक के ऊपर लिख रहे हैं. अभी यहां पर अब पर्सनल इमोशंस हैं वो इस एरा में देखने को मिलेंगे कि प्यार देखने को मिलेगा. हम फूल और पत्तियों पर बात कर रहे हैं, हम तारों पर बात कर रहे हैं, हम बादलों पर बात कर रहे हैं, माउंटेन्स पर पोएट्री लिखी जा रही है, वर्ड पर पोएट्री लिखी जा रही है. इस टाइप का ट्रेडिशन आने वाला है. तो मतलब ये एग्जैक्टली में जब कोई चीज नई आती है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, रिवॉल्ट होता है वो उस चीज का. ओके, सो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. सबसे पहले हम समझेंगे रोमांटिक एज. रोमांटिक एज 1790 टू 1837. प्लीज याद रखिएगा, कभी कभार मैं भी फंस जाता हूं, ये बात सच है. पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा हो जाता है कि 1812 से आप 1712 में पहुंच गए हो, बहुत प्रेशर होता है. तो इसलिए हमेशा इतने इत्मीनान के साथ रहिए कि आप समझ पाए. ओके, तो 1712 से नहीं 1712 तो वापस फिर याद आ गया. 1798 टू 1837 इट्स अ रोमांटिक एज. ओके, रोमांटिक का मतलब समझ रहे हो? रोमांस, रोमांस विद नेचर. नेचर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? नेचर का मतलब है रिवर, ओशंस, ट्रीज, फ्लावर्स. ओके, आम लोग, किसान, पीजेंट गर्ल. ओके, ये रोमांस है. एक किसके साथ रोमांस की बात हो रही है? नेचर के साथ रोमांस की बात हो रही है. यहां पर नेचर का मतलब है प्रकृति. ओके, याद रखिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं फौना, फ्लोरा एंड फौना की हम बात करें. नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले याद रखना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रोमांटिक रिवाइवल एंड रिवॉल्ट. सो इन दिस एरा हमने क्या कवर अप किया सर? इन दिस एरा हमने रिवाइवल एंड रिवॉल्ट. ओके, याद रखना, रिवाइवल एंड रिवॉल्ट. ओके, दो चीजें याद रखिएगा, रिवाइवल एंड रिवॉल्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 टू 99 तक ये चलता रहता है. ओके, देन फिर आपको अमेरिकन रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, 1775 से चलता है 1780 तक. ओके, 1775. फिर यहां पर आपको नेपोलियन वॉर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये कंटिन्यू चलते हैं, तो मॉडर्न एज तक चलते हैं नेपोलियन वॉर. गॉर्डन रियॉट्स आपको देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट आपको पीटरलू मास्केर आपको देखने को मिलेगा, एंड लिरिकल बैलेट्स आपको देखने को मिलेंगे. लिरिकल बैलेट्स वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड पब्लिश्ड इन 1798. ओके, इसे एनोनिमसली पब्लिश किया गया था, तो 1798 आपको याद रखना. फर्स्ट एडिशन इसका आता है. कौन सा एडिशन आता है? फर्स्ट एडिशन इसका आता है. ओके, फर्स्ट एडिशन. ओके, फाइन. नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा लेक पोइट्स, कॉकनी स्कूल पोइट्स एंड सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्स. तो तीनों पोइट्स के नेम भी आपको याद रखने हैं. लेक पोइट्स वो पोइट्स जो कि लेक के किनारे रहते थे, उन्हें हम लेक पोइट्स कहते हैं, जैसे सैमुअल टेलर कॉलरेज हैं, ठीक है, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं. कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री एंड सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्स, इन सबको हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस सेशन में. तो चलें क्या स्टार्ट करें इस सेशन को? ओके, चलें. अब आपके लिए रोमांटिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोमांटिक एरा में चाहे सैमुअल टेलर कॉलरेज है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सारे के सारे राइटर्स जो है वो आपके एग्जाम में मेंशन है. याद है आपको? खुशबू, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं एक बार प्लीज मुझे बता दें.
खुशबू, इकरार शेख, मनीषा, प्लीज एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। चले, तो अब आपको यहां से कहानी को समझना है। फाइन, चले, अब हमने कहा पहले हम चलते हैं। सो आता है रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर एग्जैक्टली में होता क्या है सरकार? यहां पर होती हैं चीजें। एक मिनट रुकना, ये तो बड़ी झंझट है। ठीक है, डन। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चल, तो एग्जैक्टली में यहां पर होता क्या है कि इसे हम कहते हैं रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, इट्स अ रिवॉल्ट। इट्स अ रिवॉल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर रिवॉल्ट? रिवॉल्ट का मतलब क्या होता था? रिवॉल्ट का याद रखना, इट्स अ रिवॉल्ट एज। ओके, एज ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट किससे है? ट्रेंड ऑफ न्यू क्लासिकल एज से। ओके, याद रखना, रोमांटिक एरा, रोमांटिक एरा वॉज द रिवॉल्ट अगेंस्ट ट्रेंड ऑफ न्यू क्लासिकल एज। सर न्यू क्लासिकल एज कैसे? एग्जैक्टली में जब आप न्यू क्लासिकल एज की बात करते हैं, मींस रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, मींस रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, देन आपका आता है ऑगस्टन पीरियड, ऑगस्टस पीरियड, याद रखना, ऑगस्टन, ऑगस्टस पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड। एक बार मुझे यहां पर बताएं, कमेंट करके फटाक से बताएं मुझे कि यहां पर कौन कौन से। ओके, कल वाली क्लास बीच में रह गई थी, कोई बात नहीं, हम उसको शाम को कवर अप करेंगे। मैंने सोचा पहले इस वाले सेशन को हम कवर अप कर लेते हैं, ये खत्म करते हैं, सीरीज पूरी की पूरी, ये सीरीज खत्म करते हैं, फिर हम प्रॉपर मैनर में कंटिन्यू कर लेंगे उसे। सो याद रखिएगा, ट्रांजिशनल पीरियड, ऑगस्टस, ऑगस्टस पीरियड एंड रेस्टोरेशन पीरियड। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं इस टाइम पर राइटिंग कैसी थी। मैंने, यदि आपने लास्ट वाली सेशंस मेरे पढ़े तो मुझे बताइए कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द राइटिंग इन these eras, restoration, Augustan and new transitional phase. ओके, पेन का कलर चेंज करें, फाइन, कर लेते हैं। सो प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ राइटिंग इन न्यू क्लासिकल पीरियड। इन न्यू क्लासिकल पीरियड देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। मैं 1 मिनट में आता हूं। सो यदि आपने देखा होगा, इन न्यू क्लासिकल पीरियड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अर्बन कल्चर, लंदन लाइफ, नेचर, नेचर का मतलब यहां पर बिट है। ओके, सटायर, पॉलिटिकल, ओके, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स लिखे जा रहे हैं, पॉलिटिकल एसेज लिखे जा रहे हैं। इस टाइप पर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर जो हाई कल्चर है, हाई हाई कह सकते हैं हाई क्लास फैमिली, जो हाई क्लास फैमिलीज हैं, ओके, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बारे में उनके ऊपर सटायर कर रहे हैं। तो इस टाइप की राइटिंग थी, कहां पर? मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक थे वो थे रेस्टोरेशन, ऑगस्टन और ट्रांजिशनल पीरियड में। ओके सर, क्लास बफरिंग नाउ, अब फाइन होगी, ठीक है। चले, इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां पर जब हम रोमांटिक एज में आते हैं तो कॉमन पीपल, लैंग्वेज, नेचर, लव, ओके, हम इन पर हम बात कर रहे हैं। पर्सनल पोएट्री लिख रहे हैं, कैसी पोएट्री लिख रहे हैं? पर्सनल इमोशंस लिख रहे हैं, पर्सनल पोएट्री लिख रहे हैं इन रोमांटिक एज। सो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल पोएट्री, लव, नेचर, ओके, जैसे कि आप विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पर्सनल इमोशंस नजर आएंगे जब उनका आप डैफोडिल्स वर्क देखते हो। ओके, जब आप सैमुअल टेलर कॉलेज को पढ़ते हो, राइम एंशिएंट मारिनर देखते हो, ठीक है, या फिर आप ऑटू स्काईलार्क पढ़ते हो पीबी शाली का, जॉन कीट को आप ओड्स पढ़ रहे हो, तो ये पर्सनल है उनकी, कैसी है? पर्सनल इमोशंस के बारे में वो बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पर्सनल इमोशंस के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? डेट्स बाय, हमने कहा कि जो रोमांटिक एज है वो रिवॉल्ट है, कहां पर? ट्रेंड ऑफ न्यू क्लासिकल पीरियड का। क्लियर है बात? चलें, अब हम देखेंगे, आगे समझेंगे। सर रिवाइवल किसका है? अब आपको याद आ रहा होगा, एलिजाबेथन एज आपको याद आ रही है, हम पढ़कर आए हैं अभी। एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, यहां पर जो पोएट्स थे वो, जैसे आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर जैसे जॉन डन,
वो एक मेटाफिजिकल पोइट, वो नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं। जॉन मिल्टन वो नेचर के ऊपर बात कर रहे हैं। एलिजाबेथन एज में एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन लिख रहे हैं, ओके, सैफर्ड्स कैलेंडर लिख रहे हैं। तो एक रिवाइवल था, किसका? जो रिवाइवल था वो किस चीज का था? एज ऑफ एलिजाबेथ एंड जैकोबियन, ओके, राइटिंग का। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा ये रिवाइवल है, किस चीज की वापसी है? किस चीज को इन्होंने वापसी लिया? सर इन्होंने वापसी लिया किस चीज को? एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज राइटिंग को। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज राइटिंग में आप किसको देखिए? आप विलियम शेक्सपियर को देखिए, आप विलियम शेक्सपियर को आप देखिएगा, ओके। उनकी राइटिंग बहुत नेचुरल है, जहां पर वो पेड़ पौधे पत्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेचर की बात कर रहे हैं। एडमंड स्पेंसर को आप देखिए, एडमंड स्पेंसर को आप देखिए। आपको देखना है तो आप बेन जॉनसन को देखिए, वेन जॉनसन को आप देखिएगा, ओके। वेन जॉनसन को जब आप देखेंगे, ठीक है, उसके बाद यदि आपको देखना है तो जॉन डन को देखिए, जॉन डन को आप देखिए, ठीक है, जॉन मिल्टन को देखिए। ये लोग एग्जैक्टली में राइटिंग कर रहे हैं नेचर पर। इनके टॉपिक्स आप देखोगे तो इनके जो टॉपिक्स थे वो बहुत नेचुरल थे। कैसे थे सर? नेचुरल थे। नेचुरल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू नेचर, यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्स से रिलेटेड थे। तो डेट्स वाई इसको हम कहते हैं द एज ऑफ रिवाइवल एंड रिवॉल्ट, ओके, द एज ऑफ रिवाइवल एंड रिवॉल्ट। क्लियर है कहानी? एक बार फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए, डेट्स वाई हम इसे कहते हैं द एज ऑफ रिवॉल्ट एंड रिवाइवल। तो याद रखना, रोमांटिक पीरियड को हम क्या कहते हैं? रोमांटिक पीरियड को, दैट्स वाई वी कॉल रोमांटिक एरा, ओके, जो रोमांटिक एज है, वी कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ रिवॉल्ट, एज ऑफ रिवॉल्ट एंड रिवाइवल, एंड रिवाइवल, एज ऑफ रिवॉल्ट एंड रिवाइवल। क्लियर है कहानी? चलें, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? चलिए एक बार मुझे दीक्षा आंसर करके बता दें। दीक्षा, मोहित, जतिन, खुशबू, एक बार प्लीज मुझे आंसर करके बताएं। फाइन, डन। तो इसलिए डेट्स वाई इट इज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट न्यू क्लासिकल पीरियड, इट इज द रिवाइवल एज ऑफ एलिजाबेथ एंड जैकोबियन राइटिंग। क्लियर है? चले नेक्स्ट हम बात करते हैं। एग्जैक्टली में यहां पर सारी चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? आओ समझते हैं कैसे बदलेंगी। एग्जैक्टली में लव फॉर नेचर, यहां पर प्रकृति के लिए प्रेम नजर आएगा आपको, एनिमल्स नजर आएंगे, लैंडस्केप्स नजर आएंगे, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब आप समझ रहे हो, ग्रीनरी नजर आएगी आपको, वर्ड्स नजर आएंगे आपको, आसमान नजर आएगा आपको, एनिमल्स नजर आएंगे, ओके, यहां पर आपको वर्ड्स नजर आएंगे। क्लियर है कहानी? चलें, बहुत बढ़िया, डन। इसे कहते हैं लिटरेचर का बेस। जब आप बहुत डीप आपको लिटरेचर पढ़ना हो तो आपके पास थोड़ा सा बेस क्लियर होना चाहिए कि राइटिंग कौन थे, कौन कौन से राइटर्स इस एरा में थे। आपने हमें सब कुछ जानना होता है कि हाउ मैनी राइटर्स एंड विच राइटर्स वाज वर्किंग इन दैट एरा, इन दिस एरा। तो जब तक हमें ये चीज नहीं पता होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुबह सुबह इतनी। अब हम आगे बात करते हैं। अब आते हैं रोमांटिक एज। रोमांटिक एरा में हम बात करते हैं तो आपको समझना होगा द रोमांटिक एज बिगिन इन 1798, ओके। कभी बिल्कुल मेरे साथ रिकॉल करते हुए चलना और पॉइंट आउट करते चलना, थ्योरी तो आपको मिलती रहेगी। द रोमांटिक एज बिगिन इन 1798 when William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge पब्लिश लिरिकल बैलेट्स, ओके। जब ये लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करते हैं इन 1798, तभी से वो एरा स्टार्ट होता है। इट इज कॉल्ड रोमांटिक एरा या फिर एज ऑफ रोमांटिकिज्म या फिर रोमांटिक एज। क्लियर है कहानी? याद रखना है यहां पर। तो द रोमांटिक एज बिगिन इन 1798, ओके, याद रखना 1798 when William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, okay, published lyrical ballads, okay, published lyrical ballads, okay, याद रखिएगा। यहां पर एग्जैक्टली में इस एरा कब एंड हो जाता है? एग्जैक्टली में ये एरा ऐसा माना जाता है कि इट एंडेड इन 1832। एक कब एंड होता है? 1832 में एंड हो जाता है when वॉल्टर स्कॉट डाइड, ओके, वॉल्टर स्कॉट डाइड। और 1837 व्हेन क्वीन विक्टोरिया केम ऑन इंग्लिश थ्रोन, ओके, जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर आती हैं या वॉल्टर स्कॉट की डेथ होती है, तब ये एरा यहां से एंड हो जाता है। तो याद रखना इस एरा का जो टाइम पीरियड है वो या तो आपको 1798 टू 1832 मानिएगा,
1798 टू 1832, या फिर आप कह सकते हैं 1792 टू 1837। ओके, यदि आपके पास दोनों करेक्ट माने जाएंगे, यदि दोनों ऑप्शन में एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। ओके, दोनों को हमें साथ में कभी भी नहीं लिखना। नाउ तो याद रखना, द रोमांटिक एज बिगेन इन 1798 व्हेन सैमुअल टेलर कॉलरिज and William Wordsworth published lyrical ballads. Okay, this era ends in 1832 or 1837 when Queen Victoria came on English throne. जब वो English throne पर आती हैं तो वहां पर वो end हो जाता है। राइट नाउ क्लियर है? चले नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे, रोमांटिक एरा में चल क्या रहा था। ओके, रोमांटिक एरा को एक बार ये नेचर देखने की कोशिश करिए। अच्छा, यदि आप एक लिटरेचर की स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो आपको इस इमेज को देखकर क्या क्या नजर आ रहा है? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यदि आपने इस इमेज को देखा तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है। फिर मैं बताऊंगा मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। चलो देखते हैं। यहां पर यदि आप देखते हैं तो आपको इस इमेज को देखने के बाद क्या क्या नजर आ रहा है कि सर ये इमेज क्या बता रही है आपको? खुशबू, मनीषा, इकरार, एक बार प्लीज आंसर करें। जतिन, फटाक से आंसर करें। देखिए, क्लास में इन्वॉल्व रहोगे ज्यादा सीख पाओगे। आप गलत आंसर करिए, मैं आप तभी तो आप सही सीख पाओगे। मैं बार बार कहता हूं कि जिसने रास्ता गलत नहीं तय किया वो सही का रास्ता कैसे जानेगा? ओके, पहला आया सर लैंडस्केप, वेरी गुड। पहला आपके सामने क्या आता है सर? लैंडस्केप, वेरी गुड। पहला आपने बताया सर नेचुरल, हम लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मुझे बताओ, लैंडस्केप आ गया। नेचर, यस, नेचर आपको दिख रहा है। वाओ, नेचर आपको दिख रहा है। ठीक है, जब लड़की इस टाइप से बैठी हुई है और यहां पर पेन कॉपी ये भी रखा हुआ है तो आपको इमोशंस भी नजर आ रहे होंगे। इमोशंस नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल सर, इमोशंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताओ क्या क्या सर? इमेजिनेशन, वाओ, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नजर आ रही है, बहुत बढ़िया। ओके, क्या आप, ये लड़की बिल्कुल खड़ी है, खुद को देख रही है, निहार रही है, तो फ्रीडम भी आपको नजर आ रही होगी। आ रही है फ्रीडम? अच्छा, यहां पर लड़की जब खुद देख रही है, कोई उसे रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। कैसा है सर? सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। सेल्फ एक्सप्रेशन भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सेल्फ एक्सप्रेशन भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है कहानी? इंडिविजुअल यूनिकनेस, इंडिविजुअलिज्म, वाओ, क्या देखने को मिल रहा है सर? लॉनलीनेस, लॉनलीनेस तो है, मतलब इमोशंस में आ गया ना, इमोशंस हमने नहीं लिखे, इमोशंस में आ गया ना लॉनलीनेस। ओके, लॉनलीनेस है लोगों के बीच में। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं तो नेचर की बात कर रहे हैं। यस, यस और नो? रोमांटिकिज्म की बात कर रहे हैं, नेचर है, इमोशंस है, इमेजिनेशन है, फ्रीडम है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली, मैं इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, यही मेन फीचर्स थे किसके? रोमांटिकिज्म के। These are the main features. Okay, these are the main features. Okay, these are the main features of romanticism. ये रोमांटिकिज्म के मेन फीचर है। रोमांटिकिज्म याद रखना, ये रोमांटिकिज्म के मेन फीचर है। क्लियर? इसे कहते हैं कि हम खुद से सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। आप जितना लिखकर नहीं सीख सकते, आप पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते, जितना खुद से सीख सकते हैं। आपने इस इमेज को देखा, क्या अब आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द फीचर ऑफ एज ऑफ रोमांटिकिज्म, आप 2 मिनट में आंसर कर दोगे सर। इमेजिनेशन, इमोशंस, लॉनलीनेस, फीलिंग्स, सेल्फ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, नेचर, यस और नो? लिख लोगे इमेजिनेशन, फाइन। चले, इसी को कहते हैं लर्निंग। एक्चुअल लर्निंग इज इट। नाउ, रोमांटिक लिटरेचर डिपिक्ट्स इमोशनल मैटर इन इमेजिनेटिव फॉर्म। देखो, वही आपने कहा है, वही आ गया आंसर। कहते हैं इमेजिनेशन, इमोशंस, फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल यूनिकनेस आर द मेन फीचर ऑफ रोमांटिकिज्म। फाइन, तो आपको याद रखना है, यदि आपसे कोई पूछे आपको लिखना पड़ेगी व्हाट इज रोमांटिकिज्म, तो आप कह सकते हैं रोमांटिकिज्म begins in 1798 and it ends in 1837 when Queen Victoria came on English throne.
Okay, right now we called it as they say age of revolt and revival. Revolt against neoclassical period and revival of Elizabethan and Jacobean period. The main features of this era romanticism is imagination, emotions, freedom, self expression, individuality, loneliness, sadness, happiness, okay, inner feelings, personal emotions, आप लिख सकते हैं, so such as extra, so on, okay. चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो परफॉर्मेंस हमें देना है मेरे लाडलो। चले, नेक्स्ट हम आते हैं कि यहां पर जब आपके सामने आता है राइटर ऑफ दिस एज फॉलोड, ओके, जो राइटर्स थे इस एज में वो क्या फॉलो कर रहे थे। चलो एक बार इस इमेज को देखो, मुझे क्या क्या नजर आ रहा है। मतलब जो राइटर्स थे, चाहे वो विलियम वर्ड्सवर्थ हो, पीवी शैली हो, जॉन कीट हो, लॉर्ड बायरन हो, ओके, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज हो, वो लोग क्या क्या कर रहे थे, एक बार मुझे फटाक से बताओ, वो क्या क्या कर रहे थे। चलो 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 बताओ। एग्जैक्टली में इस टाइप से आप देख रहे हो एक राइटर बैठा हुआ है और इन सारी चीजों को देख रहा है। तो सबसे पहले वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कहां पर बैठा हुआ है, जंगल में, जंगलों में बैठा हुआ है। तो फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, मतलब कोई नियम कानून से आजाद है। ऐसा नहीं है कि हमें लंदन के बारे में लिखना है, इंग्लैंड के बारे में लिखना है, हम नेचर के बारे में लिख रहे हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अकेला बैठा हुआ है, सॉलिटरी लाइफ के बारे में लिख रहा होगा, कुछ और तो है नहीं ना, सॉलिटरी लाइफ होगा। इन्होंने कहा होगा, ये देख रहे हो ऊपर बैठ के सोच रहा है, मतलब इमेजिनेशन, इमेजिनेशन सुपीरियर देन रीजन, मतलब इमेजिनेशन जो है वो सुपीरियर है। ये सुनो, यहां पर बैठा होगा तो इंसान मोहब्बत में होगा, नेचर को देख रहा होगा, लव लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर, यहां पर वो प्रकृति से प्यार कर रहा है, वो नेचर से प्यार कर रहा है, ओके। फैसिनेटिंग विद द पास्ट, बैठ के अपने पास्ट के बारे में, अपनी महबूबा के बारे में सोच रहा है, कोई ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा है, ये सुनो। या फिर हम कह सकते हैं मिथ एंड मिस्टिकिज्म के बारे में हम सोच रहे हैं, ये सुनो। सब्जेक्टिव पोएट्री होगी, क्योंकि ये पर्सनल हो गया, ये कोई लाइफ तो है नहीं, कोई और लोग तो है नहीं, सिर्फ अकेला बैठा हुआ है, तो सब्जेक्टिव पोएट्री है, स्पेसिफिक पोएट्री है। हो सकता है इसने सूखे हुए पेड़ के बारे में लिख दिया, सूखे हुए पेड़ों के बारे में लिख दिया। और मुझे यहां से एक बहुत प्यारी लाइन याद आती है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ही प्यारी लाइन है, पता नहीं अभी लिखी तो होगी मेरे पास। वॉट इज द यूज ऑफ फ्लावर्स, ओके, बड़े बात से समझ जाना। वॉट इज द यूज ऑफ फ्लावर्स व्हेन स्प्रिंग इज ओवर, वॉट इज द यूज ऑफ फ्लावर व्हेन स्प्रिंग इज ओवर। कहते हैं कि अब उन फूलों का मतलब क्या जब बसंत निकल गया, अब उन फूलों का मतलब क्या जब बसंत निकल गया। तो याद रखना, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लावर व्हेन स्प्रिंग इज ओवर। बहुत बढ़िया, चलें, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर पोएट्री कैसी मिलेगी सर, यहां पर पोएट्री होगी सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, मतलब हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, हम किसी ओड पर बात कर रहे होंगे, हम किसी हो सकता है गिटार पर बात कर रहे हो सकता है हम खुशबू पर बात कर रहे हो सकता है मनीषा पर बात कर रहे हो सकता है मनीषा के घर में लगे हुए किसी पौधे पर बात कर रहे हो सकता है हम किसी नेचर पर बात कर रहे हो। तो मतलब सब्जेक्टिव पोएट्री होगी, ऑब्जेक्टिव पोएट्री नहीं होगी। दूसरा, यहां पर स्पॉन्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यू फीलिंग्स आपको देखने को मिलेगी, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स होगा, मतलब रूल्स में कोई भी बंधा नहीं होगा, आजाद होगा। सॉलिटरी लाइफ होगी, अकेले रह रहे हो, लेक किनारे रह रहे हो, माउंटेन्स पर रह रहे हो, यहां पर ये रहने वाला है, ओके। इसके बाद आपके सामने और क्या मिलेगा सर, इसके बाद इमेजिनेशन सुपीरियर देन रीजन, जो इमेजिनेशन है वो सुपीरियर होगी रीजन से, तार्किकता से, ओके। यहां पर आपको तार्किकता नहीं मिलने वाली, आपको यहां पर तार्किकता नहीं मिलेगी। लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर, यहां पर हम प्यार कर रहे होंगे, नेचर से प्यार कर रहे होंगे, वर्शिप कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे। फैसिनेटिंग विद द पास्ट, ओके, पास्ट के साथ हम खुश होंगे, लिख रहे होंगे। मिथ्स एंड मिस्टिकिज्म ऑफ द मिडिल एजेस, और जो मिडिल एजेस का मिथ्स है, मिस्टिकिज्म है, हम उन पर बात कर रहे होंगे। क्लियर है कहानी, क्या ये स्लाइड क्लियर है मेरे लाडलो, एक बार मुझे बता दो, मेरी शेयर न्यू प्लीज एक बार आंसर करें। चलें आगे हम बात करते हैं। अच्छा चलो, अच्छा मुझे लाडलो ये बताओ कि इस एरा में थीम क्या होगी, व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री, पोएट्री की हम थीम क्या माने, हम व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है,
व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री इन दिस एरा? बस आपको इमेज देखना है और आंसर करना है. व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री? व्हाट इज द थीम ऑफ पोएट्री? इकरार, शेख, प्लीज आंसर करें बच्चों. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एरा? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस एरा? लव. ओके, वेरी गुड, लव. आगे बात करें. अच्छा, इस टाइप के महल को देखकर आपको हिस्ट्री नजर नहीं आ रही है? हिस्ट्री की हम बात कर रहे होंगे, एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन पीरियड. ओके, लव फॉर नेचर, यस, वेरी गुड. लव फॉर नेचर, लव एंड नेचर, वाओ, हिस्ट्री, यस अनु. चले, यहां पर अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो यहां से आप समझिएगा इसकी थीम क्या रहने वाली है. लव, हिस्ट्री एंड नेचर. फाइन. चले, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यहां पर जो राइटिंग थी उसकी लिटरेरी जेनर क्या थे. ओके, उसका फिगरेटिव फॉर्म क्या था. तो देखिए यहां पर याद रखना, फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको ब्लैंक वर्स आपको देखने को मिलेगी. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिरिक आपको देखने को मिलेंगे, वैलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सोनेट्स आपको देखने को मिलेंगे, हिस्टोरिकल नॉवेल्स आपको देखने को मिलेंगे इन दिस एरा. ओके, जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स का यदि हम एग्जांपल लें तो चार्ल्स डिकेंस का आपको याद आ रहा होगा, आज टेल ऑफ टू सिटीज. अ टेल ऑफ टू सिटीज आपको याद आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तब भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया. अ टेल ऑफ टू सिटीज. ओके फाइन, अ टेल ऑफ टू सिटीज. ओके, अ टेल ऑफ टू सिटीज आ रहा होगा ध्यान में. फिर आपको याद आ रहा होगा ये क्या है, एक कहानी, एक स्टोरी है. यहां पर हम फ्रांस एंड ब्रिटेन, ओके ऐसे मत लिखना, फ्रांस में पेरिस. ओके, फ्रांस में पेरिस एंड लंदन के ऊपर एक कहानी है. और ये एग्जैक्टली में टू सिटीज की कहानी है ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की स्टोरीज हैं. यस और नो. तो याद रखना यहां पर जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स आपको देखने को मिलेंगे, सोनेट्स देखने को मिलेंगे, बैलेट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैंक वर्स है, लिरिक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. डन. चलो, पेरिस एंड लंदन, यस, पेरिस एंड लंदन. चलो, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे? चले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. तो देखिए बात को देख रहे हो, हिस्ट्री भी आपकी रेडी हो गई. अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 टू 83. यहां पर अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है. अमेरिकन जब रेवोल्यूशन होता है तो ब्रिटेन लॉस्ट, ब्रिटेन अपनी सारी जो कॉलोनीज है वर्ल्ड में वो लॉस्ट कर जाता है इस पीरियड में. सिर्फ इंडिया उसके पास बचता है, कुछ भी नहीं बचता. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है एंड नेपोलियन वॉर स्टिल 1815. नेपोलियन वॉर होने लगते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. ओके, याद रखना यहां पर हम बात करते हैं दी हिस्टोरिकल इवेंट्स विच ग्रेटली इन्फ्लुएंस रोमांटिकिज्म वर, जिन्होंने रोमांटिकिज्म को काफी इन्फ्लुएंस किया. जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन. ओके, अमेरिका वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, टिल 1775. 1775 तक ही एग्जैक्टली में अमेरिका जो था वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की. लेकिन जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है तो ब्रिटिश लॉस्ट ऑल इट्स कॉलोनीज इन द न्यू वर्ल्ड. मतलब अमेरिका में ये सारी की सारी कॉलोनीज खत्म हो जाती हैं, इन्हें छोड़ना पड़ता है. ओके, इस टाइम पर जो इन्हें फ्रांस पे, आयरलैंड वगैरह पे रूल कर रहे थे वो तो इन्होंने मर्ज करके यूके बना लिया. ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलता है जहां पर एरिस्टोक्रेट्स, द रूल ऑफ एरिस्टोक्रेट्स वाज एंडेड. जो कॉमनर्स थे उन्होंने सब एरिस्टोक्रेट्स को मार दिया और वहां पर एक रिपब्लिक, जो मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रांस बिकम रिपब्लिक्स. ओके, फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है. नेपोलियनिक वॉर आपके चलते रहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन ब्रिटिश लॉस्ट ऑल इट्स कॉलोनीज इन द न्यू वर्ल्ड. न्यू वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका. न्यू वर्ल्ड का मतलब है अमेरिका. ओके, अमेरिका में जितनी कॉलोनीज थी वो सारी कॉलोनीज खो चुका था. टॉमस पैनी एक हिस्टोरियन है, टॉमस पैनी एक राइटर भी है, हिस्टोरियन भी है. उन्होंने एक वर्क लिखा है कॉमन सेंस 1776, आर्ग्यू डेट अमेरिका शुड फ्री इटसेल्फ फ्रॉम ब्रिटेन. कि इन्होंने 1776 में लिखा था कि अमेरिका को खुद से ब्रिटेन से फ्री हो जाना चाहिए. ओके, याद रखिएगा. तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको याद रखने हैं. अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज नॉट हैपन इन अ डे, सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ.
अब यहां से आपको समझ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रांस। ओके, फ्रांस डिवाइडेड इनटू, हम कह सकते हैं एक फ्यूडलिज्म। ओके, फ्यूडलिज्म वाली बात समझते हो? बात समझते हैं। यहां पर एग्जैक्टली आपको ऐसे समझना होगा, कैसे बताऊं। अच्छा, एक आपने एक हायरार्की समझते हैं। ओके, यहां पर सबसे पहले कौन बैठा है? नोबिलिटी, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। नोबिलिटी का मतलब हो गया बड़े बड़े लोग बैठे हुए। ओके, फिर एक सेकंड हायरार्की आती है। यहां पर जो प्रीस्ट है, रिलीजन है, धर्म है, नाइट्स हैं, वो लोग हैं। और सबसे नीचे हैं कॉमनर्स। सबसे नीचे कौन है सर? कॉमनर्स। कॉमनर्स समझते कौन होते हैं सर? कॉमनर्स का मतलब हो जाता है सर, यहां पर कॉमनर्स का मतलब है यहां पर कि जो आम लोग हैं, आम किसान है, डेट इज अ कॉमनर्स। ओके, याद रखना, उन्हें हमने कॉमनर्स कह दिया। ये हायरार्की को समझने की कोशिश करिएगा, 3 स्टेट हायरार्की है। अब यहां पर सर होगा क्या? यहां पर प्रॉब्लम कहां आई एग्जैक्टली में? इन फ्रांस नोबिलिटी एंड प्रीस्ट मिलकर सारी अच्छी चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, सारी गुड थिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। लंदन, पेरिस की जितनी भी, फ्रांस की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, महल हैं, ओके, याद रखना। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं? एरिस्टोक्रेसी, यस, एरिस्टोक्रेसी। तो यहां पर नोबिलिटी और प्रीस्ट मिलकर सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? गुड थिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कॉमनर्स डिप्राइव्ड ऑफ देम, लेकिन कॉमनर्स जो है वो डिप्राइव्ड है। कॉमनर्स वॉज डिप्राइव्ड ऑफ देम। कॉमनर्स जो है वो डिप्राइव्ड है, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब वो रिलैक्स कर, मतलब वो पागल हुए जा रहे हैं। उन्हें खाने की तक किल्लत है, उन्हें, वो अपने बच्चों को बड़े स्कूल्स में पढ़ा नहीं सकते, बड़ी जगह भेज नहीं सकते। समझ सकते हो कितना बड़ा चैलेंज था फ्रांस के कॉमनर्स के लिए, आम लोगों के लिए, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। तो यहां पर क्या होता है, जब इतनी अनइक्वलिटी यहां पर मिलती है, जब एक गैप बहुत लंबा क्रिएट हो जाता है, जब गैप एक लंबा क्रिएट होता है, तो एक कॉमनर्स कम ऑन द रोड्स, ये रोड्स पर आ जाते हैं। और वहां के किंग थे लुइस 26। ओके, लुइस 26, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहां पर। एग्जैक्टली में द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉमनर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, यहां पर जो कहते हैं कि कॉमनर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के बीच में क्या था, एग्जैक्टली में पंगे हुए थे। कॉमनर्स ने निकाल निकाल कर महलों में एरिस्टोक्रेट, बड़े बड़े लोगों को घर से निकालकर उन्हें श्लटर कर दिया, काट दिया, मार दिया। ओके, और यही कारण था कि मेन कारण जो था वो थी इनइक्वलिटी, वो थी डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज, रॉन्ग डिवीजन ऑफ कम्युनिटीज। मतलब एक इनइक्वलिटी हो रही है, अच्छी लोग हैं, अच्छी चीजें वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कॉमनर्स जो हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। ओके, तो याद रखना यहां पर वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है झगड़ा। ओके, विद द फ्रांच मोनार्की, फ्रेंच मोनार्की एंड द पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ किंग लुइस 26। ओके, जो किंग लुइस 26 की जितनी भी पॉलिसीज थी उनको लेकर ये हो जाती हैं सारे के सारे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण मेन ये था। नेक्स्ट, जुलाई 14, when रियोटस stormed द बेस्टाइल। बेस्टाइल इज अ फोर्ट, जैसे कि हमारे यहाँ लाल किला है, वैसे बेस्टाइल इज अ फोर्ट। ओके, बेस्टाइल एक फोर्ट है, वहां पर बेस्टाइल फोर्ट को घेरते हैं और सारे मोनार्क्स को बाहर निकालते हैं और मार देते हैं। एंड सोशल इनइक्वलिटी इन फ्रांस ड्यू टू दी स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम आप समझ गए होगी, 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? 3 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले कौन आएंगे? नोबिलिटी, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, नाइट्स हैं। फिर प्रीस्ट, फिर रिलीजन आ गया, फिर आ जाएंगे कॉमनर्स। फिर कौन आ जाएंगे सर? आम लोग आ जाएंगे। और यही तो भारत में भी आज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आज भी हम फ्यूडलिज्म में हैं? ओके, आज भी हम फ्यूडल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? जैसे कि जो मंत्री हैं, संतरी हैं, उनके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, अफरात पैसा है। उसके बाद तुम आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखो, सतुआ वाले बाबा जी को देखो, ठीक है, या फिर हम आज जितने भी बाबा जी हैं, संत हैं, वो लोग मजे कर रहे हैं। पिस कौन रहा है? पिस रहे हैं आज हम लोग, जहां पर हमें आज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार हैं हम लोग। यस और तो मतलब ये बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है तुमने हमें इन प्राइवेट सेक्टर में भी इंफ्रा नहीं दिया है। यदि आज हम सरकार के सामने, यदि हम चाहें कि पान की एक टपरी खोलना चाहें, तो रोड पर नगर निगम हमारे, वो कहते हैं ना कि जो हम बनाते हैं, शेल्टर बनाते हैं, उसको भी उखाड़ ले जाते हैं। तो कहां है, बताओ मुझे, कहां है सिस्टम? एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी नहीं है। तो डेट्स वाई आज भी मुझे लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आज भी हम 3 स्टेट्स वाले सिस्टम में है। टैक्स बर्डन ऑन द 3rd स्टेट्स, आज भी देखो सबसे ज्यादा पेट्रोल पर जो टैक्स दे रहा है वो कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं।
ओके मैं मेरी इनकम होती है भाई हर साल इनकम टैक्स 2-3-4 लाख रुपए हर साल इनकम टैक्स जाता है। ओके हर साल जा रहा है, तो मेरी मेहनत का पैसा मैं सरकार को दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंड कॉमनर्स जो है वो 3 स्टेट्स हैं। ओके थर्ड स्टेट का मतलब है कॉमनर्स पर था। द राइज ऑफ द बुर्जुइस, जो बुर्जुई हैं उनका एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं राइज हो रहे हैं। बुर्जुई का मतलब है क्या, जो लैंड ऑनर है, जिसके पास मशीन है, लैंड है, दैट्स कॉल्ड बुर्जुई। ओके उन्हें हमने क्या कहा, बुर्जुई का। कार्ल मार्क्स ने कहा था, ये टर्म कार्ल मार्क्स ने दिया था। दिस टर्म गिवन बाय कार्ल मार्क्स। ओके कार्ल मार्क्स ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। ओके कार्ल मार्क्स। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय एनलाइटमेंट फिलोसोफर। जो आइडिया हैं वो पुट किए जाते हैं एनलाइटमेंट फिलोसफर्स के द्वारा। फाइनेंशियली क्राइसिस यहां पर होती है, द राइज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रेड, खाने पीने के लालच पड़ जाते हैं। ऑन जनवरी 21, 1793 इट सेंट किंग लुइस 26 condemned to death for high treason and crimes against the states to the गिलिटन। गिलिटन इज अ मशीन। ओके गिलिटन बच्चा एक मशीन होती है, याद रखना। गिलिटन वर्ड को बहुत यूज करिएगा क्योंकि लिटरेचर में जनरली आपको मिलेगा। गिलिटन एक टाइप की मशीन होती है, इस टाइप से वहां पर हेड रखा जाता है ऐसे, और ऊपर से ब्लेड गिराया जाता है और गर्दन कट के अलग हो जाती है। गिलिटन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, गिलिटन कहते हैं। ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 main goals of French Revolution. Okay, there are 3 main goals of French Revolution. 3 main goals थे French Revolution के। कौन कौन से थे? सबसे था लिबर्टी, और सेकंड था इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ओके याद रखना, 1789 की हम बात कर रहे हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ द कॉमन मैन, इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड ब्रदरहुड। याद रखना यहां पर हमने क्या, इसका मीनिंग क्या था, फ्रीडम ऑफ द कॉमन, लिबर्टी का मतलब क्या है, फ्रीडम। ओके इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन मतलब सबके लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए, एंड ब्रदरहुड भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, फ्रेटर का मतलब होता है भाई, ब्रदर। ओके फ्रेटरी साइड यहां से एक वर्ड आता है, जब हम भाई की हत्या कर देते हैं तो उसे हम फ्रेटरी साइड कहते हैं। तो फ्रेटर्निटी जो वर्ड आता है उसे हम कहते हैं ब्रदरहुड। उसे हम क्या कहते हैं सर, ब्रदरहुड कहते हैं। फ्रीडम ऑफ द कॉमन मैन, इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन, ब्रदरहुड। क्लियर है कहानी। चले नेक्स्ट हम चलते हैं। द कंसिक्वेंस ऑफ द रेवोल्यूशन पुट एन एंड टू द फ्रेंच मोनार्की, और जो परिणाम होते हैं रेवोल्यूशन के, फ्रेंच मोनार्की का अंत हो जाता है। फ्यूडलिज्म मतलब जो सामंतवादी प्रथा है उसका खत्म हो जाता है, एंड टुक पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द कैथोलिक चर्च, और जो पॉलिटिकल पावर है वो कैथोलिक चर्च से ले ली जाती है। इट ब्रॉट न्यू आइडियाज टू यूरोप इंक्लूडिंग लिबर्टी, freedom for the commoners as well as the abolishment of slavery system and the rights of women। और यहां पर rights of women की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों, प्लीज अंडरलाइन करें द राइट्स ऑफ विमेन। जब द राइट्स ऑफ विमेन की बात हुई तो पहली बार ऐसा होता है पूरे यूरोप में, दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट टाइम, this is going to happen first time in Europe कि they were talking about the rights of women। और the rights of women के यदि हम बात करते हैं तो यहां से हम कहते हैं emergence of feminism, और यहां से फेमिनिज्म आता है। यहां से क्या आता है सर, फेमिनिज्म आता है। क्लियर है कहानी। यहां से क्या आता है, फेमिनिज्म आता है, इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार विमेन राइट्स की बात की गई, इन प्रॉपर्टी, इन वोटिंग राइट्स, फिर सोसाइटी में राइट्स, फिर वर्किंग प्लेस पर राइट्स। ओके फिर आज के डेट में हम ऑनलाइन पे भी बात करते हैं। जैसे कि अभी कोई एक्ट्रेस नहीं है जिसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हो गया, किसके वजह से हुआ, आम लोगों की वजह से हुआ ना, वो फेमिनिस्ट राइट हमने छीन लिए। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एपी ढिल्लन का कोई शो था, वहां पर उसकी दोस्त आती है, ठीक है, फिर देन उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब मुझे नहीं पता क्या नाम है उस एक्टर का, तुम्हें पता होगा यदि तुम यूट्यूब पर ज्यादा रहते हो तो, ठीक है। देयर वॉज अ राइटर, सर बहुत आसानी से आप बता रहे हैं, वे ऑफ डिलीवरिंग द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओह अब मुझे अब लिटरेचर समझ आने लगा, थैंक यू। चलो एग्जैक्टली में यहां पर आपने देखा इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म। ओके यस सर इमारस, ओके फाइन, नाउ कम टू द पॉइंट। इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म। यहां से विमेन के राइट्स की बात हो रही है।
सर विमेन के राइट्स क्या, इससे पहले विमेन के पास राइट्स नहीं थे? नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले विमेन्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। और देर इज नो वन, ओके, देर इज नो राइटर, देर इज नो फिलोसोफर हु टॉक्स अबाउट विमेन राइट्स। ओके, वो बेचारी घर में रहती है, वो वोट नहीं दे सकती, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, वो सिर्फ तमाशा देख सकती है बैठकर। कितना अजीब सी बात होगी कि मर्द हर चीज में आगे बढ़ रहा है और जो फीमेल है वो सिर्फ तमाशा देख रही है। प्रॉपर्टी में उसका राइट नहीं है, वोटिंग में उसे राइट नहीं था, पॉलिटिकल स्टेट में उसे कोई राइट नहीं, वो राइटर बनने के लिए कोई राइट नहीं। तो यहां से इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म को स्प्रेड करना है, यदि फेमिनिज्म को स्प्रेड करना है तो हमें बुक्स लिखनी पड़ेंगी। तो देयर वर सम राइटर्स हु स्टार्टेड राइटिंग ऑन विमेन राइट्स, ओके, जिन्होंने विमेन्स के राइट्स पर लिखना शुरू किया। सबसे पहले कभी भी आपको फेमिनिज्म की बात होगी तो 1798 के बाद ही आपको फेमिनिज्म देखने को मिलेगा, उसके पहले फेमिनिज्म कभी नहीं था। इवन प्लेटो फेमिनिज्म के अगेंस्ट में थे, फेमिनिस्ट वो नहीं थे, वो सीधा पैट्रियार्कल सोसाइटी वाली थ्योरी पे काम कर रहे थे। और टिल 1798 तक मतलब कंप्लीटली पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। लेकिन आफ्टर 1798, ओके, 1789, ओके, जब इमरजेंस होता है फेमिनिज्म का, तो देयर वर सम राइटर्स हु स्टार्ट राइटिंग ऑन विमेन्स राइट। उन्होंने विमेन्स राइट्स पर लिखना शुरू किया। जैसे सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, ओके। सबसे पहले राइटर आते हैं एडमंड वर्क। क्या आते हैं? एडमंड वर्क। इन्होंने क्या लिखा? एडमंड वर्क रिस्पॉन्डेड इन नवंबर 1719 with his own pamphlet reflection on the revolution in France, asking the French revolution as a threat to aristocracy of all countries, okay। यहां पर याद रखना। फिर एडमंड वर्क ने एक वर्क लिखा था रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, यहां पर वो फेमिनिज्म का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन आता है, एडमंड वर्क का एक वर्क आता है, ओके, बड़े ध्यान से समझना। इन्होंने लिखा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन 1791, ओके, बाय एडमंड वर्क। प्लीज याद रखिएगा एडमंड वर्क को, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी भी नजर आ जाए तो एडमंड वर्क को याद रखिएगा। अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1791 बाय एडमंड वर्क, ओके, याद रखना। यहां पर इन्होंने क्या लिखा? यहां पर मैन लिखा जैसे इन्होंने, तो हमारी एक उस टाइम पर फीमेल राइटर्स थी, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, ओके। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट कहती हैं कि तुमने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन की तो बात कर ली, तुम्हें नजर आ रहा है कि आदमियों की बात होनी चाहिए, आदमियों के अधिकारों की बात होना चाहिए जो कि ऑलरेडी उन्हें मिले हुए हैं, ओके। लेकिन अब राइट नाउ अब मैं एक वर्क लिखने जा रही हूं जहां पर मैं फीमेल्स के पॉलिटिकल, वोटिंग एंड प्रॉपर्टी राइट्स पर मैं बात करूंगी, ओके। अभी तक वर्क प्लेस पर कोई भी फीमेल राइट्स की बात नहीं हुई है, वो बाद में होगी, वो 20th सेंचुरीज में आकर होगी। तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट रॉट अ वर्क, ओके, उन्होंने एक वर्क लिखा इन 1791, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन, और सबसे फर्स्ट फेमिनिस्ट वर्क है, ओके, याद रखना। सबसे पहले ये फेमिनिस्ट वर्क है, ओके, जहां पर विमेन राइट्स की बात करते हैं, ओके, विमेन राइट्स की बात करते हैं। और किसके बारे में बात करते हैं? यहां पर हम बात कर रहे हैं सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चले आगे बात करें। चलो, राइट्स ऑफ मैन फिर टॉमस पैने लिखते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस विलियम गॉडविन, ओके, याद रखना विलियम गॉडविन इज द फादर ऑफ मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है। विलियम गॉडविन जो है वो एक पॉलिटिकल फील्ड में थे, पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिकल जस्टिस इनका एक वर्क है। सर विंडिकेशन का मतलब होता है जस्ट सपोर्ट देना किसी चीज को, या इस्टेब्लिश करना, कंफर्मेशन करना, किसी चीज का पालन करना। यहां पर विंडिकेशन का मतलब क्या है? ठीक है, विंडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को पालन करना, प्रमाण करना, किसी चीज को एग्रे, मतलब किसी चीज के साथ कंसर्न देना, मतलब सहमति देना। क्या देना सर? सहमति देना, ओके, याद रखना। किसी चीज का सपोर्ट कर देना, समर्थन दे देना, ओके, क्लियर है कहानी? चले नेक्स्ट, समझ में आ गए। हम ये थोड़ा सा ये गॉर्डन रियोट से, इन्हें हम बाद में देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन पीटरलू मास्कियर आप देख लीजिएगा, पीटरलू मास्कियर ऑन 16th August 1819, okay, 16,000 women, men and children gathered in the St. Peter's Field in Manchester for a peaceful open air demonstration and call for parliamentary reforms. However, the crowd was forced to disperse and 10 people were killed and 100 left injured. This event was lamented in P.V. Shelley's poem England in 1819. जैसे कि अपने यहाँ नहीं हुआ था, वो कौन सा कांड हुआ था जहां पर बहुत सारे, मैं थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री मेरी थोड़ा सा वीक है, यहाँ पर वो एक कांड हुआ था ना जहां पर लोग जुड़े थे, याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ तुम्हें याद आ रहा हो तो बताओ। इंडिया में एक एग्जांपल तो ऐसा जहां पर लोग जुड़े थे सिर्फ अपनी मांगों को लिए, रिफॉर्म्स के लिए, और वहां पर गोलियां चला दी गई थी, ठीक है, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे, अरे क्या नाम था, एक बार आप समझ गए होगे। तो इसी टाइप से पीटरलू मास्कियर था, याद रखना। पीटरलू मास्कियर में क्या होता है, इन 1819 60,000 men and children gathered in the St. Peter's Field in Manchester. हाँ, जलियांवाला बाग, यस जलियांवाला बाग, ओके। इसी टाइप से पीटरलू मास्कियर था। पीटरलू मास्कियर में क्या होता है, 60,000 बच्चे, मेल फीमेल विमेन मैन सब लोग आते हैं और गैदर्ड होते हैं, एंड उनकी डिमांड थी फॉर अ पीसफुल, बहुत आराम से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जलियांवाला बाग जो मास्कियर है ना, उसी की तरह था, एक पीसफुल ओपन एयर डिमॉन्स्ट्रेशन था, एंड कॉल फॉर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, ये चाहते थे, इनका कॉल था कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स होने चाहिए। हाउएवर द क्राउड वाज फोर्स, क्राउड को फोर्स किया गया कि उसे डिस्पर्स कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए। इस हटाते वक्त में 10 लोगों की जान चली जाती है, 10 लोगों को मार दिया जाता है, 10 people were killed and 100 people left injured. This event was lamented in P.V. Shelley, England in 1819. Okay, तो exactly में यहाँ पर 1890 इंग्लैंड इन 1890 में जो पोम है वो पीटरलू मास्कियर के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे इसको, पीवी शैली को पढ़ेंगे तो हम इसे भी पढ़ेंगे। नाउ अब याद रखना, ग्रेटा हॉल, एक टर्म आता है ग्रेटा हॉल, ओके, समझना व्हाट इज अ ग्रेटा हॉल, समझिएगा व्हाट इज अ ग्रेटा हॉल, व्हाट इज अ ग्रेटा हॉल। तो ग्रेटा हॉल इज अ हाउस इन कैसविक, ओके, ग्रेटा हॉल इज अ हाउस इन कैसविक इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। इट इज बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द पोएट सैमुअल टेलर कॉलेज एंड रॉबर्ट सदे। तो याद रखना एग्जैक्टली में एक जो घर दिख रहा है आपको, एक लेक सिटी जो है इंग्लैंड में, वहां पर रॉबर्ट ग्रेटा हाउस हॉल जो है वो एक हाउस था कैस्पिक में, जहां पर सैमुअल टेलर कॉलेज एंड रॉबर्ट सदे रहते थे। तो आपको ग्रेटा हॉल कभी भी नजर आ जाए तो रॉबर्ट सदे एंड सैमुअल टेलर कॉलेज से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, सैमुअल टेलर कॉलेज से एसोसिएटेड है। फाइन, चले नाउ चलें लिटरेचर स्टार्ट करें। रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर में हम बात करते हैं। देखो फिर से मेरी स्लाइड्स को नजर लग गई, बताओ मेरी स्लाइड्स को नजर लग गई, कैसा जमाना आ गया है। चल और तो कुछ नहीं है, चलो है ना, चलें यहां पर हम बात करते हैं। एग्जैक्टली में यहां पर यदि हम बात करेंगे, सो इंग्लिश रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर, जो रोमांटिक एज है इन इंग्लिश लिटरेचर, ओके, एक राइटर थे जीन जैक्यूज रोजियो, ओके, याद रखना ये राइटर हुआ करते थे, और ऑल्सो वॉज हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन भी है। जीन जैक्यूज रोजियो, रिटर्न टू नेचर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, रिटर्न टू नेचर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न टू नेचर? एग्जैक्टली मैं रिटर्न टू नेचर इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अब तक लोग न्यू क्लासिकल राइटिंग में आपने देखा कि पॉलिटिकल सटायर्स लिख रहे हैं, आपने अभी देखा पॉलिटिकल जस्टिस लिखा है, एग्जैक्टली में वहां पर अर्बन कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर हम बात कर रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा। तो रोजियो ने, ओके, जीन जैक्यूज रोजियो ने एक टर्म दिया, रिटर्न टू नेचर, चलो वापस चलो प्रकृति की गोद में। तो एग्जैक्टली में ये टर्म किसने क्वाइन किया था, याद रखना, जीन जैक्यूज रोजियो। जीन जैक्यूज रोजियो ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आम इच्छा है, मतलब एक साधारण इच्छा है, द आइडिया ऑफ द जनरल विल, जो आइडिया है किसका, साधारण इच्छाओं का, इच्छा का,
इज एट द हार्ट ऑफ रोजियो, मतलब एक साधारण बिल थी। यस सर, फिलोसफी में अभी कंट्रीब्यूट किया है, नेचुरलिस्ट है। यस, नेचुरलिस्ट है, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। ओके, एग्जैक्टली में इन्होंने कितनी प्यारी बात कही। इन्होंने कहा द आइडिया ऑफ द जनरल विल, जनरल का मतलब है सामान्य इच्छा, जो आइडिया है सामान्य इच्छा का, वो इज एट द हार्ट ऑफ रोजियोस फिलोसफी। वो रोजियो की फिलोसफी में वो एक सेंटर है। किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं यहां पर वो किसकी बात करें? द आइडिया ऑफ द जनरल विल, मतलब जो आम इच्छा का जो आइडिया है वो उनकी फिलॉसफी में मेन है। मतलब बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है, बहुत कम इच्छाएं, जनरल विल है। तो द आइडिया ऑफ द जनरल विल इज एट द हार्ट ऑफ रोजियो फिलॉसफी। द जनरल विल इज नॉट द विल ऑफ मेजोरिटी। जो आम इच्छा होती है ना, जो आम इच्छा है, जो विल है, आपकी पावर है, वो कोई मेजोरिटी की पावर नहीं होती। इट इज द बिल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक बिल हो सकती है पॉलिटिकल ऑर्गेनिज्म की, जिसे वह देखते हैं एक एंटिटी विद द लाइफ ऑफ इट्स ऑन, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? द बिलीफ, उनका जो एक विश्वास था, जो इनकी मान्यता थी, दैट मैन बाय नेचर इज गुड, वॉज कि यदि इंसान को यदि नेचर से देखा जाए तो वो काफी अच्छा है, इज गुड। यदि इंसान को नेचर से देखा जाए तो वो अच्छा है, was espoused by the French philosopher Jean Jacques Rousseau. He believed, वो मानते थे कि people in the state of nature were innocent, कि मतलब जब वो स्टेट, मतलब जो लोग जो नेचर की गोद में होते हैं, जब वो प्रकृति के पास जुड़े होते हैं, तो वो बहुत इनोसेंट होते थे। एट देयर बेस्ट, वो अपने सबसे अच्छे रूप में होते थे। यदि आज आप पेड़ों के पास, पौधों के पास, बनों के पास, पत्तियों के पास, नदी किनारे के पास रह रहे हो, तो तुम बहुत ही इनोसेंट हो, तुम अपने सबसे अच्छे रूप में हो। जैसे आप एक करप्टेड वर्ल्ड में आते हो, जहां पर सिन है, जहां पर लोग लोगों का यूज कर रहे हैं, तो कहते हैं एंड दैट दे वर करप्टेड बाय द अननेचुरलनेस ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन जब वो पूरी दुनिया, सिविलाइजेशन का मतलब आप समझते हो, जब एक अननेचुरलनेस ऑफ सिविलाइजेशन के पास आते हैं, मशीन मैकेनिज्म के पास आते हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं। तो जर्नल विल का जो आइडिया है, वो कहते हैं ना कि सहज और सरल होना आसान नहीं है। ये वो विरासत है कि जिसे जिसे फॉलो करने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी होता है। जब एक करोड़पति आदमी, आप उसके घर जा रहे हो और आप पानी, वो आपको पानी का एक गिलास लाकर दे, तो समझना कि वो सहजता है, सरलता है। और सहजता और सरलता होना मतलब बहुत सिंपल लाइफ को लीड करना, इट्स नॉट इजी। ये बहुत ऑर्डिनरी आइडिया है, ठीक है। नदियों के पास रहना, नेचर के साथ किनारे रहना, अटैच रहना, ये कोई जनरल विल नहीं है, ये कोई आम विल नहीं है। इसे रहने के लिए आपको बहुत ऊपर उठना होता है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीन जैक्यूज रोजियो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डन, चले आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट, जीन जैक्यूज रोजियो की कुछ वर्क हैं, याद रखिएगा। अ डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, इन्होंने डिस्कोर्स किया किस पर? अपनी साइंस एंड आर्ट्स पर। ओके, अ डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स, द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज चैन्ड। कहते हैं कि इंसान पैदा तो फ्री हुआ था, कोई चैन नहीं थी, लेकिन अब वो बंद हर चीज से गया है। जैसे कि इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? आप जब पैदा हुए थे तो आप आजाद थे, लेकिन आज आप किताबों से, आप फेसबुक, इंस्टा, सोशल नॉर्म्स, ओके, आप आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से आप बंध चुके हैं, आप अटैच हो चुके हैं, अब आप फ्री नहीं है। यदि आपसे आपका फोन छीन लिया जाए तो आप बेचैन हो जाएं, हो सकता है कि आप सुसाइड भी कर लें। ओके, यदि आपको खाने को पिज्जा, बर्गर या फिर चाउमीन नहीं दी जाए तो आप सिंपल खिचड़ी खा के जिंदगी नहीं बिता सकते, आप एक चैन है, गुलामी है, ठीक है। यदि आपसे आपका मोबाइल छीन लिया जाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कि लाइक अ डेड बॉडी, मन ही नहीं करेगा आपको कुछ करने का। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस हमारी सोसाइटीज में है, हम हमेशा झूठ में रहना पसंद करते हैं, हम सच का आईना कभी देखना नहीं चाहते। यदि हम सच देख लेंगे तो हम खुद को देख नहीं पाएंगे, हम इतने बुरे हो चुके हैं।
सोसाइटी में करप्शन इन इमोशंस, आप देखिएगा इमोशंस करप्टेड, ओके, इमोशंस करप्ट हो चुके हैं, सोसाइटी करप्ट हो चुकी है। यहां पर आप देखिए कि एक मेल और फीमेल कैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं इन दिस सोसाइटी नाउ, ओके। सो हम फ्री नहीं है, हम चेंड हो चुके हैं, हम बंध चुके हैं, ओके। चले आगे हम बात करते हैं। यहां पर ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली गुड बाय नेचर, ह्यूमंस जो हैं वो बेसिकली नेचर से काफी अच्छे हैं, बट बर करप्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इवेंट। लेकिन जब वो सोसाइटी में आते हैं तो वो लोग खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम आ रहे हैं लिटरेचर पर, प्योर लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। सो याद रखना, रोमांटिक इज इन इंग्लिश लिटरेचर पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन आपको समझना है कि सर कैसा पोएटिक डिक्शन था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक प्रीफेस लिखा था, याद आ रहे हैं आपको, इन 1800 1798 के बाद उन्होंने अपना प्रीफेस विद लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किया 1800 में। इन्होंने वहां बताया कि पोएट्री, द टॉपिक, द सब्जेक्ट ऑफ पोएट्री इज कॉमन। जो पोएट्री का सब्जेक्ट होगा वो भी कॉमन होगा, पोएट्री फॉर कॉमन पीपल, जो पोएट्री होगी, लिटरेचर होगा, वो आम लोगों के लिए होगा, एंड लिटरेचर इन पोएट्री इन कॉमन लैंग्वेज, इसकी जो भाषा होगी वो भी साधारण होगी। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रूरल एरिया, किस पर बात कर रहे हैं सर, रूरल एरिया, रूरल कल्चर पर बात कर रहे हैं, या रूरल कह लीजिएगा या फिर रस्टिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, रस्टिक भी कह सकते हैं, ओके। रस्टिक लैंग्वेज, रस्टिक, प्रीफेस विद लिरिकल बैलेट्स, याद आ रहा होगा, ठीक है। प्रीफेस विद लिरिकल बैलेट्स जब आता है तो यहां पर ये लिखते हैं कि पोअम, पोअम इन कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल ऑन कॉमन थीम, ओके। याद रखना, कैसे याद रखोगे, पोअम फॉर जो लिटरेचर है, द वर्क इन कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल ऑन कॉमन थीम, कि मतलब सब्जेक्ट कॉमन होगा। पहले क्या होता था कि जब लिटरेचर हम लिख रहे थे न्यू क्लासिकल पीरियड में, तो अर्बन जो लोग हैं, जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उन्हें लिटरेचर से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तुम यहां चली, तुम कहां चली, इतनी तैयार होकर तुम कहां चली, ये लोग तैयार हो रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तुम्हारी किसी एक की बीबी उसके बीबी के, उसके पति के साथ घूम रही है, उसकी बीबी किसी और के पति के साथ घूम रही है, यहाँ पर अफेयर चल रहा है। प्राइड एंड प्रेजुडिस को आप देखिए, एक सोसाइटी का बहुत अच्छा आईना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिस्टिकिज्म आपको देखने को मिलेगा। मिस्टिकिज्म, इंटरेस्ट इन पास्ट, लव फॉर नेचर, सब्जेक्टिविटी, स्पॉन्टेनिटी, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी, कॉमन लाइफ, सब्जेक्ट पोइट्री। मैं ये सारी चीजें बता चुका हूं। नेक्स्ट आपको देखना है, अब आपको समझना है थोड़ा सा लिटरेचर को, ओके। लिटरेरी एग्जैक्टली में डिवीजन है, ओके, लिटरेरी डिवीजन है एग्जैक्टली में 75% जो है इस टाइम पर नॉवेल्स लिखी गई, 75% यहां पर नॉवेल्स लिखी गई, 20% ओनली पोएट्री लिखी गई, ओके, 20% ओनली पोएट्री, ओके फाइन, एंड ओनली 5% वाज ड्रामा, 5% ओनली ड्रामा इन विक्टोरियन एज, लिटरेरी जैनर इन विक्टोरियन पीरियड, ओके, सॉरी कहा रोमांटिक पीरियड, ओके। रोमांटिक पीरियड में 75% नॉवेल्स, प्रोज, एसेज, ओके, 75%। आप समझ सकते हैं, ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि आपको पता लगे कि कितनी चेंजेस हो रहे हैं, ओके। 75% नॉवेल्स, प्रोज, ऐसे, हिस्ट्री, 20% पोएट्री, ओके। पोएट्री में ये रोमांटिकिज्म आ गया बस। पोएट्री में कौन कौन आ गया, जैसे कि चलो हम बता देते हैं, जैसे रॉबर्ट सदे, सैमुअल टेलर कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीवी शैली, जॉन कीट, ओके, जॉन कीट। ये बस यही लोग तो हैं जो राइटिंग कर रहे थे, पोएम लिख रहे थे। बाकी लोग तो आप देखिए, चार्ल्स डिकेंस को आप देख लीजिए, ओके, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट को आप देखिए, ये सब लोग एग्जैक्टली में नॉवेल्स लिख रहे थे। तो नॉवेल्स वाज ऑन पीक, इट्स ऑन पीक, ये नॉवेल्स जो है वो अपनी पीक पर थे, ओके, और ये चल रहे हैं, इनका ग्राफ आ रहा है। ड्रामा डिक्लाइनेशन पर है, पोएट्री धीरे धीरे स्लोप डाउन करेगी, लेकिन वापस से वो अप करेगी। लेकिन जो नॉवेल्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। आज भी आप देखिए, ड्रामा नहीं लिखे जाते, नॉवेल्स लिखे जाते हैं। तो नॉवेल्स का जो ग्राफ है टिल टुडे
टिल नाउ आज भी अप पर है। अब हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जब लोगों का मन भर जाए तो वापस से नुक्कड़ नाटक शुरू हो जाए, तो शायद ड्रामा अपनी जो डाउनफॉल पर है वो वापस से पीक पर आए, हम ऐसा मान सकते हैं। ओके, लेकिन अब हर एक चीज क्या है कि नॉवेल्स में ही सिमट गई है। चले, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बात क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे बता दें कौन कौन है। मनीषा, खुशबू, एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? चलो, मैंने एक चीज देखा है कि तुम 1-2 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकते, कैपेसिटी खत्म है। ऐसा कुछ है क्या? देखिए बात को, अब आगे हम बात करते हैं। रोमांटिकिज्म पॉलिटिकली डोमिनेटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन सिंस 1789, इट्स कंसिक्वेंस नेपोलियन एंड नेपोलियनिक वॉर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बिग सिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। जो बड़े बिग सिक्स थे, ओके, बिग बॉस नहीं, बिग सिक्स। ओके, बिग सिक्स में एग्जैक्टली में दो जनरेशन में पोइट थी, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स एंड सेकंड जनरेशन रोमांटिक्स। जैसे विलियम ब्लैक 1757 से 1827, वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, सैमुअल टेलर कॉलेज 1772 से 1834, देन फिर आ जाते हैं लॉर्ड बायरन 1788 से 1824, पीवी शैली एंड जॉन कीट। देयर वर 6 बिग 6। ओके, बहुत बड़े 6 लोग थे। देयर आर 6 मेन पोइट्स। ओके, तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट। ओके, याद रखिएगा, रोमांटिक पोइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जनरेशन। रोमांटिक पोइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 जनरेशन। इन्हें डिवाइड किया जा सकता है 2 जनरेशन में, द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन आएगा? विलियम ब्लैक। ओके, याद रखना, विलियम ब्लैक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, आपको याद आ रहा है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इनका बहुत ही प्यारी पोअम है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके, एंड सैमुअल टेलर कॉलरेज। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरेज। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद कौन आ जाएगा सर? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली, जॉन कीट, ये सेकंड जनरेशन पोएट है। ओके, फर्स्ट जनरेशन पोएट कौन कौन है? विलियम ब्लैक, सैमुअल टेलर कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड द सेकंड जनरेशन पोएट कौन कौन है? लॉर्ड बायरन, पीबी शैली एंड जॉन कीट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। यहां पर आपको मेजर नॉवेलिस्ट कौन कौन मिलेंगे? जैन ऑस्टिन आपको देखने को मिलेंगी, मैरी शैली आपको देखने को मिलेगी, वॉल्टर स्कॉट, बेवरली नोबेल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, नॉवेलिस्ट के नाम प्लीज याद रखिएगा। आगे हम और भी पढ़ेंगे डिटेल में, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चले, अब हमारा लिटरेचर वाला पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं। राइट नाउ मेजर पोइट्स। ओके, फर्स्ट जनरेशन पोइट्स आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन आते हैं सर? विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका एक वर्क है लिरिकल बैलेट्स। उनका एक वर्क है लिरिकल बैलेट्स। द प्रिल्यूड वाज एन ऑटोबायोग्राफी वर्क। ओके, द प्रिल्यूड जो है वो इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ओके, ऑटोबायोग्राफी है द प्रिल्यूड, बड़े ध्यान से समझिएगा, लिखते जाइएगा, है ना। एंड टिंटर नेबे वाज अ पोएम। ओके, एक 1793 में से लिखा गया था। टिंटर नेबे बहुत पोएम, बड़ी एक लॉन्गेस्ट पोएम है और सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाली पोएम है टिंटर नेबे। ओके, इसको हम बड़े प्यार से पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी क्या है? पोएट्री, इन्होंने क्या कहा? पोएट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ओके, याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा स्पॉन्टेनियस, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। जो पोएट्री वो है क्या? इन्होंने कहा जब आप प्रेम में होते हैं, आप सहजता में होते हैं, आप दुख में होते हैं, जब आप अपनी पावरफुल फीलिंग्स के साथ होते हैं, जब वो ओवरफ्लो करती हैं, तो वो एग्जैक्टली में एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो बन जाती है। जो फ्लो हो रहा होता है आपके शब्दों में, वो पोएट्री हो रही होती है। तो कैसे याद रखोगे? पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। भूलिएगा मत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये लाइन, यदि एग्जाम पॉइंट में आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई ऑब्जेक्टिव भी, और ये डिस्क्रिप्टिव में भी पूछी जा सकती है, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछी जा सकती है। यदि आप डिस्क्रिप्टिव में यदि आप इस लाइन को लिख दोगे ना, तो आपको नंबर औरों से ज्यादा मिलेंगे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ gave the definition of poetry. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Okay? जो spontaneous overflow है powerful feelings का, वो है poetry.
ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सैमुअल टेलर कॉलरेज। सैमुअल टेलर कॉलरेज नॉन एज यूजिंग ऑफ सुपरनैचुरलिज्म। ओके, इन्होंने सुपरनैचुरलिज्म का इन्होंने यूज किया। इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, ओके, इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन का भी इन्होंने यूज किया है। ओके, याद रखना, सैमुअल टेलर कॉलरेज। ओके, सैमुअल टेलर कॉलरेज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ओके, कबूला खान, क्रिस्टेबल, याद रखना, सुपर नेचुरल इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एग्जैक्टली में सैमुअल टेलर कॉलरेज गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। ओके, इन्होंने इमेजिनेशन के दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। इन्होंने क्या कहा है, इमेजिनेशन, किसका फोन आ रहा है? ओके, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हुआ है आपसे, क्या कहा हुआ है कि इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन यहां पर दो टाइप की है। कितने टाइप के दिया है? टू टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, याद रखना, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। ओके, तो याद रखना, इमेजिनेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज। ये किसने दिया है सर? सैमुअल टेलर कॉलरेज ने दिया है। सर कौन से वर्क में ये दिया है? तो इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने लिटरेरी बायोग्राफिया में दिया है। ओके, याद रखना, लिटरेरी बायोग्राफिया इन 1817। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुपरनैचुरलिज्म को याद रखना, लॉर्ड बायरन एक नॉर्मल से पोएट है, बायरोनिक हीरो। ओके, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है सर बायरोनिक हीरो का। किसका कॉन्सेप्ट दिया है सर? बायरोनिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है। बायरोनिक जो हीरो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा हीरो है? सबसे कॉम्प्लेक्स है, मेलिनकॉलिक, बहुत तनहा है, रिवेलियस है, इंटेलेक्चुअल है, प्रोटोगोनिस्ट है। ओके, तो याद रखना, बायरोनिक हीरो जो है वो काफी अकेला मिलेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल होगा। ओके, बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, हमेशा याद रखना। बायरोनिक पोएम्स में आएंगे अभी। कॉम्प्लेक्स होगा, मेलिनकॉलिक होगा, प्रोटोगोनिस्ट होगा। तो बायरोनिक हीरो जो टर्म है इज कॉइन्ड बाय लॉर्ड बायरन। ओके, लॉर्ड बायरन की जब आप पोएम्स पढ़ते हैं तो वहां पर जो उनका हीरो है वो बहुत तन्हा है, बहुत अकेला है, बहुत ब्रेव है, बहुत मेलिनकॉलिक है, इंटेलेक्चुअल है, बिट है उसके पास। ओके, तो इसी को हमने बायरोनिक हीरो कह दिया। क्या कह दिया? बायरोनिक हीरो कह दिया। फाइन, चले, इतनी बात क्लियर हुई बच्चा पार्टी? चले, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, इतनी बात क्लियर हुई? चले, अब हम चलते हैं पीबी शैली। बिल्कुल प्लीज याद रखते जाइएगा। ओके, प्लीज मेंशन करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पेन डाउन करिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स को। पता नहीं किस, वो एक शायरी मुझे याद आती है कि इस क्लास की चिरागों को बुझने मत दो, इस क्लास के चिरागों को बुझने मत दो, पता नहीं फिर किस गली में ये शाम हो जाए। तो याद रखना, इस कंटेंट को अपने बुक में उतार लो, पता नहीं किस एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, कहते हैं कि उसकी ओरिजिनल शायरी ऐसे नहीं है, उसकी ओरिजिनल शेर ये है कि, उसका ओरिजिनल शेर कैसे था, एक बहुत प्यारे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि अपनी यादों का उजाला मेरे साथ रहने दो, अपनी यादों का उजाला मेरे साथ रहने दो, पता नहीं किस गली में फिर एक शाम हो जाए। ठीक है, एंड उसे आंसू से लिखा, उसे अपने आंसुओं से लिखा कि मेरे सिवा कोई और पढ़ भी ना पाए। मैंने उसे अपने आंसुओं से लिखा, मैंने उसे अपने आंसुओं से लिखा कि मेरे सिवा कोई उसे पढ़ भी ना पाए। तो ऐसी डीप लाइंस के साथ जीना सीखो, मजा आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, पीबी शैली। पीबी शैली, इन्हें हम मैड शैली भी कहते हैं, बड़े पागल से इंसान थे। इनका एक बहुत प्यारा वर्क है, ओड टू द बेस्ट विंड। ओके, याद रखना, प्रोमीथियस अनबाउंड, ये 1890 के आसपास ये वर्क आया था, 1820 के आसपास। एडोनिस, जॉन कीट की डेथ पर इन्होंने एक ओड लिखी, एलिजी लिखी थी। क्या लिखी थी सर? एडोनिस। ओके, याद रखिएगा। पीबी शैली के एक मेजर वर्क है, इनका एक कॉन्सेप्ट था रेडिकलिज्म। ओके, रेडिकलिज्म का कॉन्सेप्ट पीबी शैली से एसोसिएटेड है। आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो पीबी शैली से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। जॉन कीट ओड टू ऑन अ ग्रेसियन अर्थ, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड एंडीमियन, इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, नेगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
सर वॉल्टर स्कॉट जो है वो एक हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट है और बेवरली नॉवेल्स है, ओके याद रखना बेवरली नॉवेल्स है। एंड जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस याद रखना, सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी आप याद रखना। इनका एक वर्क है एमा, एमा को जरूर याद रखिएगा, एमा एक बहुत प्यारा वर्क है एमा, ठीक है। चार्ल्स लैम का एसे ऑफ इलिया, एसेस ऑफ इलिया इज अ सूडोनेम, चार्ल्स लैम का ही नेम था, ठीक है। तो याद रखना टॉमस डी क्विंसी का कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपोमीटर, ओके। टॉमस डी क्विंसी ने एक बहुत प्यारा वर्क लिखा था, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपोमीटर, ओके। विलियम हैजलिट का एक वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज, याद रखिएगा। पोएट्स की यदि हम बात करते हैं लिटरेचर में तो विलियम ब्लैक, रॉबर्ट सदे, ले हंट, ओके याद रखना। द फीस्ट ऑफ द पोएट्स, पोएट लॉरिएट, रॉबर्ट सदे पोएट लॉरिएट भी रहे। विलियम ब्लैक जो है वो प्री रोमांटिक अर्ली रोमांटिक रहे हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इनका बहुत प्यारा वर्क है। पोएट्स की बात करेंगे टॉमस मोरे, जॉम्स हॉक से छोटे छोटे माइनर से पोएट्स हैं, इनको याद रखना है। प्रोज राइटर्स की यदि हम बात करें जैसे सिडनी स्मिथ है, फ्रांसिस जाफरी है, टॉमस लव पिकॉक है, मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट है। मैरी वॉलस्टन क्राफ्ट ने एक वर्क लिखा है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, मतलब जो सपोर्ट है किस चीज का, विमेन्स के राइट्स का, ओके याद रखना। विमेन्स के राइट्स का हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ओके फाइन। हम विमेन्स के राइट्स का क्या कर रहे हैं सर, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है डन। अच्छा मनीषा पूछ रही है सर रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है लाइक ऑर्थोडॉक्स होना, मतलब किसी भी एक बिलीफ को ही मानते रहना, ओके। अपने बिलीफ्स को ना बदलना, अपने बिलीफ्स को जब आप नहीं बदल पाते तो उन्हें हम रेडिकल कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर, उन्हें हम रेडिकल कहते हैं, ओके याद रखिएगा। क्या कहते हैं सर, उन्हें हम रेडिकल कहते हैं। राइट नाउ कम टू द पॉइंट। तो यहां पर आपको याद रखना है, अब हमें लिटरेचर में बिग 5 पोइट्स की हम बात करेंगे। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, बायरन, शैली एंड कीट्स, ओके याद रखना। लेक पोइट्स कौन कौन से, वर्ड्सवर्थ, कॉलेज, सदे। सैटेनिक स्कूल कौन है, बायरन, शैली, कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटीज कीट ने दिया था ये टर्म। इमेजिनेशन थ्योरी सैमुअल टेलर कॉलरेज ने दिया। आओ आगे बात करते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले हम ग्रुप ऑफ पोइट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पोइट्स की बात कर रहे हैं। टाइम हो गया है क्या क्लास का, अभी तो टाइम है, पढ़ते रहो। अभी 15-20 मिनट और लगेंगे, है ना, 15-20 मिनट और लगेंगे। अब ग्रुप ऑफ पोइट्स को पढ़ रहे हैं, फिर हम मूवमेंट को पढ़ेंगे, ओके। इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो एग्जैक्टली हम क्या करें, यहां पर देयर वर सम ग्रुप ऑफ पोइट्स, ओके। कुछ ग्रुप ऑफ पोइट्स से जो साथ मिलकर वर्क कर रहे थे, जैसे कि कौन, जैसे मेंबर्स, कौन है मेंबर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड रॉबर्ट सदे, ओके रॉबर्ट सदे। इन्हें हमने कह दिया लेक पोइट्स। वाई वी कॉल देम लेक पोइट्स, लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। ये पीछे लेक आपको दिख रहे हैं, वो यहां पर ही रहते थे। इन्हें लेक पोइट्स कहते हैं। सर यहां पर की फीचर्स क्या क्या है, नेचर वर्शिप है, मतलब यहां पर हम प्रकृति को मान रहे हैं, ओके ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज, किसी एक भाषा को मान रहे हैं। रूरल लाइफ, इमोशनल डेप्थ, यहां पर फीलिंग की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक की फीचर्स थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आता है सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्स। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्स, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट सदे, ओके याद रखना। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट सदे। ये टर्म जो है वो रॉबर्ट सदे ने कॉइन की थी। हु कॉइन्ड इट, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट सदे। इसके मेंबर कौन कौन थे, तो याद रखना पीवी शैली एंड लॉर्ड बायरन एंड खुद रॉबर्ट सदे। याद रखना कौन कौन है, लॉर्ड बायरन, पीवी शैली एंड जॉन कीट, ओके याद रखना पीवी शैली, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स एंड रॉबर्ट सदे ऑल्सो। यहां पर क्या था, की फीचर्स क्या थे, हीरोइक रिवेलियन की बात हो रही है, ओके क्योंकि बायरोनिक हीरो आ जाएगा जिसके अंदर पैशन है, इमेजिनेशन है, एंटी सोशल नॉर्म्स है, रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी है। पूरी बात समझिएगा। द सैटेनिक स्कूल वाज अ नेम अप्लाइड बाय रॉबर्ट सदे इन द प्रीफेस टू हिज विजन ऑफ जजमेंट, ओके। इन्होंने एक वर्क लिखा था आज विजन ऑफ जजमेंट, उसमें इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया है। कौन से टर्म को कॉइन किया, सैटेनिक स्कूल, ओके। टू अ क्लास ऑफ राइटर, वो उन क्लास राइटर्स की क्लास को दिखाना चाहते हैं, हेडेड बाय बायरन, जिसने वो बायरन हेड कर रहे थे, एंड शैली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम
देयर प्रोडक्शन वर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सैटेनिक स्पिरिट ऑफ प्राइड एंड ऑडेसियस इम्पिटिटी। ओके, याद रखना। तो जहां पर वो सैटेनिक स्पिरिट की हम बात करें, जब इनकी पोएम्स पढ़ोगे तो वहां पर वो सैटेनिक व्यू आपको नजर आएगा। जैसे बायरन को आप पढ़ोगे तो वो बायरोनिक हीरो आपको नजर आएगा, जो बड़ा परेशान है, उदास है, तो इस टाइप का हीरो वहां पर नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स। हु इज, व्हाट इज कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्स? टर्म कॉइन्ड बाय ब्लैकवुड्स मैगजीन। ये ब्लैकवुड्स मैगजीन ने इस टर्म को कॉइन किया था। ले हंट, जॉन कीट एंड विलियम हैजलिट, जो कि प्रोज राइटर है। की फीचर्स हैं, अर्बन लंदन बेस्ड इनफॉर्मल स्टाइल को लिख रहे थे, पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात कर रहे थे। यहां पर द कॉकनी स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। जो कॉकनी स्कूल है वो ऐसे पोएट्स के ग्रुप को रेफर करता है जो कि एसिस्ट राइटिंग इन इंग्लैंड इन द second and third decades of the 19th century. The term came in the form of hostile review in Blackwood's magazine in 1817. Its primary target was Leigh Hunt, but John Keat and William Hazlitt. Okay, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री रोमांटिक एंड ट्रांजेक्शनल पोएट को आपको याद रखना है। प्री रोमांटिक या ट्रांजेक्शनल ग्रुप ऑफ पोएट हम इन्हें कहते हैं। ब्रेज बिटवीन न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक, विलियम ब्लैक, टॉमस ग्रे, जेम्स थॉमसन, विलियम कॉलिंस एंड जॉर्ज ग्रेव। यहां पर याद रखना जो टॉमस ग्रे थे उन्होंने एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है। विलियम ब्लैक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ओके, चले नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो एक आता है विमेन रोमांटिक पोइट्स। विमेन रोमांटिक पोइट में कौन है? शार्लोट स्मिथ, एना लीटिया बारबोल्ड एंड फिलिसिया हिमेंस एंड मैरी रॉबिन्सन। ओके, ये विमेन्स रोमांटिक पोइट्स हैं, याद रखना। ये विमेन रोमांटिक पोइट्स हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ा था लेकिन हमने पढ़ाया हुआ है। अब हमें ग्रुप ऑफ पोइट्स में आपको याद रखना है कि कौन कौन सा यहां पर एग्जैक्टली में रिवॉल्ट हुए, कौन कौन से मूवमेंट्स आपको देखने को मिले। फर्स्ट आता है रोमांटिक रेवोल्यूशन 1798। ओके, 1798। तो यहां पर 1798 में बच्चों पार्टी होता क्या है? द रोमांटिक रेवोल्यूशन 1798 लिरिकल बैलेड्स 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरेज, रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिकल रूल्स। ओके, ये क्या था? रिजेक्शन था न्यू क्लासिकल रूल्स का। पोएट्री ऑफ इमोशंस, इमेजिनेशन, कॉमन मैन, सिंपल लैंग्वेज, रोमांटिकिज्म बिगिंस एज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑगस्टन क्लासिकिज्म। और ये क्लासिकिज्म की तरफ क्या था सर? रिवॉल्ट था। ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर वर्शिप मूवमेंट। ओके, नेचर वर्शिप मूवमेंट। ओके, नेचर वर्शिप मूवमेंट क्या था कि यहां पर जो नेचर के प्रति लोग, जो पोएट राइटर्स थे, दे रॉट अबाउट नेचर, दे लिव्ड विद नेचर। ओके, दे लिव अंडर नेचर। ओके, दे फील द नेचर, वो नेचर को फील कर रहे हैं। तो जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरेज हैं, शैली हैं। इनका आइडिया क्या था? इन्होंने कहा नेचर एज अ टीचर, हीलर एंड मॉरल गाइड। ओके, और यहां पर एक वर्ड आता है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब क्या है? हर जगह भगवान है। नेचर जो है वो गॉड है। एक यदि आप पौधे को देख रहे हैं वो भी गॉड है। ओके, पैंथिज्म का मतलब होता है सब जगह आपको भगवान दिखने लगता है। पैन का मतलब होता है ऑल, और थी का मतलब होता है गॉड, और इज्म का मतलब होता है फिलॉसफी। एक ऐसी फिलॉसफी जहां पर हम भगवानों को देखने लगते हैं। सो राइट नाउ एग्जैक्टली में द पोएट ऑफ रोमांटिक इज दे लिव द नेचर। यदि वो देख रहे हैं, फ्लावर्स को देख रहे हैं, डैफोडिल्स को देख रहे हैं, तो उसे फील कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि नेचर एज अ हीलर, नेचर एज अ टीचर, नेचर एज अ हीलर, नेचर इज अ टीचर एंड मॉरल गाइडर। ओके, याद रखिएगा। पैंथिज्म की जो यहां पर जो फिलॉसफी, इन्होंने कहा नेचर इज इक्वल टू गॉड। ओके, नेचर जो है वही भगवान है। नेचर जो है जो वही भगवान है। वर्ड्सवर्थ का नेचुरल एज ए लिविंग प्रेजेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सैमुअल टेलर कॉलरेज ने सुपर नेचुरलिज्म का यूज किया है, जैसे द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, क्रिस्टेबल, कबूला खान। तो यहां पर एग्जैक्टली में कीवर्ड्स, एग्जैक्टली में सुपर नेचुरलिज्म भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, गॉथिकिज्म भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे मिस्ट्री, गॉथिक एलिमेंट्स, साइकोलॉजिकल फियर। वर्ड्सवर्थ का नेचर सुपरनैचुरल है और कॉलरेज का रोमांटिक सुपरनैचुरल है। ओके, याद रखना, प्लीज याद रखना। एग्जैक्टली में वर्ड्सवर्थ ने राइटिंग की है नेचुरल सुपरनैचुरल पर। ओके, जो नेचुरल है सुपरनैचुरल। ओके, याद रखना। एंड कॉलरेज ने की है रोमांटिक सुपरनैचुरल पर। प्लीज अंडरलाइन करिए पॉइंट को। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ड्सवर्थ में और सैमुअल टेलर कॉलरेज में कि सुपरनैचुरल में अंतर क्या है,
एग्जैक्टली में वर्ड्सवर्थ नेचुरल सुपरनेचुरल है एंड कॉलरेज रोमांटिक सुपरनेचुरल है। ओके, याद रखना, कॉलरेज रोमांटिक सुपरनेचुरल है और वर्ड्सवर्थ नेचुरल सुपरनेचुरल है। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट, सब्जेक्टिव एंड पर्सनल लिरिकल मूवमेंट। यहां पर जो पोएट्री है वो सब्जेक्टिव हो चुकी थी, लोग अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में लिख रहे थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शैली फीचर्स, पर्सनल इमोशन, इनर लाइफ ऑफ द पोएट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जैसे दी प्रिल्यूड, इनका एक बहुत प्यारा वर्क है जो 1851 की वाइफ ने पब्लिश किया था। एग्जाम्पल है दी प्रिल्यूड, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। ये कैसा है? एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, इमेजिनेशन मूवमेंट, सैमुअल टेलर कॉलरेज को आप याद रखना, प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब क्या है? डिवाइन क्रिएटिव पावर, ऐसी इमेजिनेशन जो कि अपने आप आ रही है, एक डिवाइन क्रिएटिव है, उसे हमने क्या कह दिया? प्राइमरी इमेजिनेशन। जो पोएटिक क्रिएशन है वो सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है इज गिवन बाय सैमुअल टेलर कॉलरेज। ये किसने दिया था? सैमुअल टेलर कॉलरेज ने दिया था। नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स ने दी थी, एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी विदाउट सीकिंग लॉजिकल। ओके, एंड हीलिनिज्म एंड एस्थेटिक मूवमेंट्स, ये जो आइडिया है वो ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, जो ब्यूटी है वही सच है और जो सच है वही ब्यूटी है। लव फॉर ग्रीक आर्ट एंड ब्यूटी एंड सेंसियसनेस, इसे हम कहते हैं हेलिनिज्म एंड एस्थेटिक मूवमेंट। हेलिनिज्म एंड एस्थेटिक मूवमेंट हम इसे कहते हैं। क्लियर है? इंडिविजुअलिज्म एंड बायरनिक हीरो का कॉन्सेप्ट जो है लॉर्ड बायरन ने दिया, जो उनका हीरो है बहुत प्राउडी है, आइसोलेटेड हीरो है एंड रिवेलियस है। बायरोनिक हीरो का मतलब है रोमांटिक इंडिविजुअलिज्म, वो खुद में ही खोया हुआ है। नेक्स्ट है, अब कल से हम एक नया एरा पढ़ेंगे, जैसे हम विक्टोरियन एरा करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही काफी है, बाकी हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप खुश भी रहें। यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, यदि कोई भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, एमपी सेट की तैयारी कर रहा है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। बाकी बने रहें आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।